चलिए आज हम लोग शेरशाह के बारे में पढ़ते हैं। शेरशाह कौन थे, इनके बारे में हम लोग अच्छे से थोड़ा जानकारी लेते हैं, संक्षेप में लेते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। ये पंजाब में हुआ था, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि ये कहाँ के शासक थे, बिहार का। कोई भी पूछता है शेरशाह कहाँ के शासक हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि बिहार का शासक थे। तो जन्म इनका पंजाब में हुआ, अब बिहार में इन्होंने शासक कैसे बन गए? ठीक है, सबसे पहले तो जानना हमको यही चाहिए कि जन्म बिहार सासाराम में, और फिर तो बिहार में कई शासक कैसे बन गए। तो बात यहाँ आती है कि शेरशाह का वंशज अफगानी थे। ठीक है, इनके दादा का नाम इब्राहिम था और पिता का नाम हसन था, जिसने भारत में नौकरी के तलाश में आए थे। ठीक है, जब नौकरी के तलाश में भारत आए तो इन्हें नौकरी मिल गई। कहाँ मिली? पंजाब में। किनके पास? जमाल खां के पास। ठीक है, जमाल खां के पास इन्होंने नौकरी की। फिर सिकंदर लोदी ने जमाल खां को पंजाब से बदली कर दिया, बदली में ट्रांसफर कर दिया कहीं दूसरे जगह। कहां? तो जौनपुर। जौनपुर कहां? उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंजाब से उत्तर प्रदेश जौनपुर में आ गए। जब जौनपुर में आ गए तो साथ में इनके फादर हसन भी आ गए। हसन जमाल खां का इतना विश्वास पात्र बन गए उसकी नजरे में कि मेहनती है, अच्छा से सूझबूझ सब करते होंगे क्रियाकलाप। तो हसन, जमाल खां ने हसन पर विश्वास जताया और जौनपुर से इन्हें बिहार के प्रांत, बिहार के जागीर दी। कहाँ? वो सासाराम, खवास और टांडा। टांडा ये तीनों प्रांत जगह उन्हें जमींदारी दी। ठीक है, वहां के सुबेदार बना दिया। किन के हवाले? हसन के हवाले। साथ में वही शेरशाह अपने पिता के साथ बिहार आ गए। सासाराम, पंजाब से सासाराम आ गए। उन्होंने अपने पिता के साथ जैसे जैसे बढ़ते गए, फिर एक समय ऐसा आया कि हसन के 4 पत्नियां थी, यानी शेरशाह के अपने माता के अलावे 3 माता और, यानी हसन 4 शादी किए हुए थे। ठीक है, और चौथे शादी में सबसे छोटे पत्नी के पुत्र शेरशाह थे। हालांकि शेरशाह के माता से उतनी नहीं बनती थी हसन को जितने अन्य पत्नी से बनता था। यानी ठीक है, जब जैसे जैसे बढ़ते गए इनसे माता के ईर्षा होने लगा। अब वहां से जब ईर्षा हुआ तो इन्होंने घर छोड़कर फिर शेरशाह ने आकर जौनपुर के शासक जो थे, कौन? जमाल खां के यहाँ चलाया। कब? 1494 ईस्वी में। जब 1494 में जमाल के पास रह गए तो फिर जमाल ने कुछ दिन के बाद इसका सूझबूझ देखकर फिर इनके पिता से आग्रह कर यानी हसन से कर पुनः इनको सासाराम भेजा गया। इन्होंने अपने पिता के पास में 11 साल तक रहा। ठीक है, शेरशाह 11 साल तक रहकर पूरे शासन व्यवस्था का इन्होंने सही से काम किया। लेकिन फिर किसी तरह से अनबन हुआ होगा माता के तरफ से, तो फिर इन्हें घर से निकाला गया। तो फिर इन्होंने जमाल खां के पास जाते हैं और जमाल खां के पास जाकर इन्होंने रहते हैं। ठीक है, जमाल खां फिर यहाँ इनके पास हसन के पास भेजता है। हसन के पास फिर आते हैं। 11 साल तक इन्होंने काम किया है। जब 1518 ईस्वी में जमाल खां हसन की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। तो इन्हें इब्राहिम लोदी, ठीक है, कौन? इब्राहिम लोदी के
सहयोग से इनके पिता से इन्हें राज मिल जाता है। पिता की मृत्यु के बाद पुनः वापस होकर इन्हें सासाराम, खंबास और टाडा के इन्होंने शासक बन जाते हैं। अब उस बीच इनके अन्य भाई, सौतेले भाई शेरशाह के और पत्नियां थी, हसन के अन्य पत्नी के पुत्र जो थे, इनसे द्वेष करने लगे। ठीक है, और द्वेष करके बंगाल के मोहम्मद शाह के इनसे मतलब भिड़ा दिए ताकि संपत्ति के बंटवारा के लिए। लेकिन शेरशाह यह नहीं चाहता था कि हम अपनी संपत्ति को बांटे। इन्होंने घर छोड़ दिया, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और छोड़ के एक घर छोड़ दिया जी। घर छोड़ के कहाँ चला गया? तो फिर दक्षिण बिहार में चले गए, जहाँ इन्हें एक दूसरे शासक जिनका नाम था बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी के यहाँ इन्होंने नौकरी की। बहार खां लोहानी ने भी शेरशाह के बुद्धि, विवेक, हर चीज देखते हुए इन्हें क्या किया, बहार खां लोहानी उनके शासन में इन्होंने अच्छा कहा, ऐसा कहीं मिलता है कि बहार खां लोहानी के यहाँ इन्होंने काम करते हुए उस क्षेत्र में एक शेर आया था, जिसे शेरशाह ने एक टुकड़ी में उस शेर को मार दिया था। ठीक है, एक टुकड़ी में मार दिया था। तो शेर खां की उपाधि जो बहार खां लोदी द्वारा दिया गया था शेरशाह को। ठीक है, बहार खां लोहानी ने शेर खां इन्हें कहा था, उपाधि दी थी। साथ साथ में अपने बेटा जलाल, ठीक है, जलाल बहार खां लोहानी का बेटा था, जिसका जलाल नाम था, उसे पढ़ाने के लिए बहार खां लोहानी ने शेर खां को शिक्षक नियुक्त कर दिया। जब शिक्षक नियुक्त कर दिया, इसके साथ साथ कुछ जागीरें भी इन्हें संभालने के लिए दिया। लेकिन मंत्री एवं व्यक्ति के मुखबिरी से चढ़ाई इसके विरुद्ध, शेर खां के विरुद्ध बहार खां को भड़का दिया। तो इन्हें फिर उन्होंने अपना राज छीन लिया था। ठीक है, जब राज छीन लिया तो फिर वहां से शेर खां ने जाके मुगल के यहाँ शासन किया, मुगल के यहाँ नौकरी की। ठीक है, मुगलों के यहाँ मुगल शासक कब नौकरी की थी? 1527 ईस्वी में। उस समय मुगल शासक कौन थे 1527 में? बाबर। हाँ, वही बाबर के यहाँ इन्होंने नौकरी की है। ठीक है, 1527 में नौकरी किए और उस बीच फिर 1528 तक ने नौकरी किया वहां पे। ठीक है, नौकरी करके जब 1528 में नौकरी करता है, ठीक है, फिर वहां से मोहम्मद शाह लोदी और शेरशाह के बीच में, बाबर के बीच में घाघरा का युद्ध होता है। ठीक है, उसमें इन्होंने तटस्थ रहा। मोहम्मद लोदी ने इन्हें बहुत सा प्रलोभन दिया, लेकिन फिर भी वहां से नहीं लड़े। ठीक है, फिर बाबर के सहयोग से ही इन्होंने आकर फिर दक्षिण बिहार में नौकरी करता है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण बिहार बाबर के यहाँ इन्होंने नौकरी किया तो उनके सैन्य के सारी चीज इन्होंने करीब करीब पूरी अच्छी तरह से समझ गया था। उसके अंदर के कमजोरी भी और उन्हें लड़ने का भी सब चीज इन्हें मालूम हो गया था। जब यहाँ आया, ठीक है, तो फिर इन्होंने बंगाल के शासक नुसरत शाह से भी इन्हें युद्ध किया। ठीक है, नुसरत शाह से भी युद्ध किया, दक्षिण में आया तो अपना, और जब ये नुसरत शाह से भी विजय प्राप्त कर लिया था, तो विजय के प्राप्ति के बाद इन्होंने हजरत आला, नुसरत बंगाल के शासक नुसरत शाह की विजय के बाद इन्होंने हजरत आला की उपाधि धारण की। क्या चीज? क्या? हजरत की उपाधि धारण की। ठीक है, अब इसके बाद फिर चलिए आगे। फिर क्या हुआ? इन्होंने अपना पूरा राज का सासाराम, बदखसा, टाडा इनके हवाले हो गए। उसके बाद इन्होंने
अन्य फिर लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, कौन कौन लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने? चुनार का लड़ाई लड़ा इन्होंने, चुनार का घेरा। इन्हें चुनार का एक किला मिला था। किस, इन्हें युद्ध से नहीं मिला था, ये इनके उपाधि नहीं, ये क्या बोलते हैं, एक विधवा महिला से इन्होंने शादी किए थे। उसके उपलक्ष्य में इन्हें चुनार का किला मिला था। उस चुनार के किला पर हिमाऊ ने आक्रमण किया था। यहाँ तक कि 4 महीना तक उसको घेरे रखा। वहां पे शेरशाह की हार होती है, लेकिन अंततः हिमाऊ को कहीं अन्य जगह क्षेत्र पर कोई हमला किया था, उससे निपटना था। लेकिन शेरशाह और हिमाऊ के बीच में संधि हो जाता है। शेरशाह ने हिमाऊ को 500 सैनिक दिए। 500 सैनिक देने के वचन पर संधि होता है। फिर इस तरह से आगे चलते रहता है। फिर और युद्ध होता है सूरत का गढ़। 1534 ईस्वी में सूरत का गढ़ होता है। ठीक है, बंगाल के शासक के साथ, यहाँ तक कि बंगाल के शासक के साथ युद्ध होता है। उसमें शेरशाह विजयी होते हैं और शेरशाह को बहुत सारे संपत्ति मिलती है। उसमें सूरतगढ़ के युद्ध में इन्हें बहुत सा संपत्ति मिलता है, हथियार मिलता है, सोने चांदी मिलता है। यहाँ तक कि यहाँ तोपखाना भी मिला था, जिन्हें आगे तक इन्होंने लड़ने में बहुत उससे सहायता मिला। फिर सहतासगढ़ 1538 में, ठीक है, रोहतासगढ़ के युद्ध होता है। ठीक है, रोहतासगढ़ के हिंदू शासक थे। उस हिंदू शासक से 1538 में छल से शेरशाह ने वो विजय किया था। रोहतासगढ़ के किले में रोहतासगढ़ के राजा से इन्होंने कहा कि हमें कुछ पत्नियां हैं, कुछ देरी के लिए हमें विश्राम करनी है, हमें थोड़ा चाहिए। तो गढ़ में क्या किया शेरशाह ने कि पूरी अपना डोला होता था जो पहले आदमी लेकर चलता था, उसमें अंदर सैनिक को बैठा दिया। किसका बैठा दिया? सैनिक को, और हर ऊपर से ढक दिया। तो जब कोई कह दिया कि हमारे पत्नी रहेगी विश्राम करने के लिए, जाने दीजिए, तो कौन उसका हार उठा के देख रहा था। इस तरह से उन्होंने अंदर पूरा सैनिक भेज दिया। ठीक है, और सैनिक भेजकर वहां उसका अथी पर अधिकार कर लिया, रोहतासगढ़ के किला पर अधिकार कर लिया इन्होंने। फिर आगे जाके चौसा का युद्ध होता है। कब? जून 1539 में। वो भी युद्ध शेरशाह ने छल से जीता। क्योंकि वहां 3 महीना का घेरा किया था। हिमाऊ ने घेरा था उसको, 3 महीना तक घेरे रहा। ठीक है, इसके बाद रात्रि में, ठीक है ना, रात्रि में शेरशाह उस पर हमला करते हैं। ठीक है, और इस तरह से वो जीत जाता है। यहाँ तक कि हिमाऊ को बहुत क्षति होता है, मरते मरते बचता है, बहुत सा पत्नियां भी उसको मर जाते हैं। ठीक है ना। आगे जाके फिर कनौज में 1540 में कनौज का विजय होता है, वही हिमाऊ और शेरशाह के बीच में। शेरशाह वहां पे जीत हो जाता है शेरशाह के। ठीक, उसके बाद रायसेन का विजय 1543 में पूरनमल के बीच, कौन? पूरनमल के बीच में होता है 1543 में रायसेन का विजय। फिर मालवा के विजय, जोधपुर के शासक मालदेव और शेरशाह के बीच होता है 1544 ईस्वी में। फिर कालिंजर का विजय होता है, कालिंजर का शासक किरत सिंह के साथ होता है। कालिंजर के युद्ध में इन्होंने सुरंग बनाकर वहां लड़ाई लड़े थे। ठीक है, तोप लगा दिए, चोप चलाया, सुरंग। उसी युद्ध में वहां कौन थे? बुंदेलखंड के राजा कौन थे? किरत सिंह के साथ इनका युद्ध हुआ था। वही कालिंजर के विजय में इन्होंने घायल हो गए थे। उस समय उक्का नामक शस्त्र चला रहे थे, अग्नेयास्त्र था। ठीक है, उससे इन्हें बारूद वगैरह दिए होंगे, उससे घायल लगा था तो घायल हो गया। और उसी बीच 22 मई 1545 को शेरशाह का मृत्यु हो गया था। इसका उत्तराधिकारी, इनका 2 बेटा थे। कौन कौन? एक जमाल, एक अली। आलम, क्या नाम था? जमाल और एक आलमगीर नहीं, खैर छोटे बेटा इनका उत्तराधिकारी बना, जिसका नाम
जो बना उसका नाम फिर इस्लाम शाह के नाम से इनका उत्तराधिकारी बना। इनका शासन व्यवस्था बहुत अच्छा था, ठीक है ना। ने 4 तरह का इनके साथ सिक्के के चले, ठीक है। अघोल, पावला, दमड़ी, जीतल इनके समय में चला था, लेकिन इन्होंने फिर अपने तरफ से सिक्का चांदी का 1 रुपया चलाए थे, ठीक है ना। उसका कितना वेट था? 178 ग्राम चांदी का, और तांबे का दम चलाए थे। ये दोनों का विनिमय जब मार्केट में रहता था तब चांदी का 64 रुपया, तब इसका वेट 1 रुपया के बराबर होता था, यानी 64:1 का, ठीक है। भूमि माप फिर इन्होंने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र, पहले नाम था पटना को, इन्हीं का नाम दिया हुआ है। 1541 में पटना नाम दिया था इन्होंने भूमि नाप का व्यवस्था इनका बहुत अच्छा था। सिकंदरिया नाम का जो था इनका गज था, जो 32 अंक का था, वो सन का था, जो सनाई होता है ना उसका था, ठीक है। इन्होंने 4 तरह का रोड बनाए, जो अभी हम लोग ग्रैंटेक रोड नाम है ना, जो इन्हीं का बनाया हुआ है। कहाँ से कहाँ है? वो आपका बंगाल के सुनार गांव से लेके आपका अमृतसर तक है। 1500 कोस है रोड का दूरी, जिसका ग्रैंटेक रोड के नाम से जाना जाता है। इन्होंने आगरा में भी रोड बनाए हैं, आगरा, लाहौर, इस तरह 4 तरह का इन्होंने रोड बनाए थे, ठीक है। इनके डाक व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी थी, ठीक है। चलिए अब अगले, थैंक यू, अगले क्लास में, धन्यवाद।